हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मेडिवल हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि पहले ये कॉलोनी बना कैसे, लोग उधर से यूरोपियंस लोग आए कैसे, ये सब पहले जानना होगा, तभी तो देश आज़ाद कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब यूरोपियंस का आगमन, कैसे कैसे वो लोग आए, क्यों आए, ये सब रीजन्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, और अभी हमने मेडावल अभी जस्ट खत्म कर रहा है, तो उसमें कुछ कुछ हमने स्टार्ट भी वहीं पे कर दिया था। जैसे कि जहांगीर के टाइम पे हमने देखा था कि विलियम हॉकिंस आया था, है ना, थॉमस रो आया था, ये सब आया था। तो इसका शुरुआत हमें मेडल से ही दिख रहा है कि जहांगीर के टाइम पे स्टार्ट हो गए हैं लोग आना। अकबर में भी देखे थे कि आया था एक इंग्लिशमैन। तो मेनली यहाँ पे जहांगीर के टाइम से स्टार्ट हो गया है चीज़ें, ये सब आना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि अब एकदम मेडल ख़त्म हुआ तब ये लोग आना स्टार्ट हो, नहीं, उनके टाइम पे ये लोग स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल ही गया। तो यहाँ देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब यूरोपियंस ही क्यों आए? अभी देखो, यूरोपियंस में सिर्फ ब्रिटिशर्स तो नहीं आए थे जो कि हमें कॉलोनी बनाए, और भी यूरोपियंस थे, जैसे पोर्तुगीज आए, डेंस, डच के आए, डेंस आए। तो इसलिए कहा जाता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। फिर लेकिन यहाँ पे टिका कौन, यहाँ पे रहा कौन? इंग्लिश, ब्रिटिशर्स रहे यहाँ पे। बाकी सबको ऐसा लोग हटा दिए, ब्रिटिशर्स ने हटा दिया सबको। ठीक है, तो आया क्यों ये लोग, हम लोग, या फिर एशिया में कोई ऐसा देश क्यों नहीं सुना कि चाइना ने किसी को कॉलोनी बनाया, फिर इंडिया ने किसी को कॉलोनी बनाई, ये सब क्यों नहीं हुआ? वही लोग क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि यूरोप में वहाँ पे रिनेसांस आया था। रिनेसांस मीन्स कि रीबर्थ, हर चीज़ का, लिटरेचर का, आर्ट का, क्लासिकल आर्ट्स का रीबर्थ, फिलॉसफी का रीबर्थ हुआ था, सोच का, थिंकिंग, सब चीज़ का रीबर्थ हुआ था। मतलब ठीक है, एक फेज था, उस फेज से अलग हो गया। जैसे कि मिडिल एज था, उससे फिर मॉडर्न एरा में वो फेज बदल गया। लोग क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करने लगे। पहले था कि बारिश हो रही भाई तो इंद्रदेव बारिश करवा रहे हैं, लेकिन लोग क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिए कि बारिश क्यों होती है, ये चीज़ें क्यों होती है। तो इससे क्या हो रहा, थिंकिंग जो हो रही है वो मॉडर्न हो रही है, थिंकिंग डेवलप्ड हो रही है उनकी। तो इस फेज को बोलते हैं रिनेसांस। ये बहुत मास लेवल पे हुआ था, ये छोटा मोटा नहीं हुआ था। कैसे जैसे हर साल जैसे अभी नहीं बोलते हो कि पिछले जनरेशन में मैं बात, तुम दूसरे जनरेशन को, अभी हम दूसरे जनरेशन से, तो ये रिनेसांस नहीं होता है। ठीक है, रिनेसांस मतलब बहुत लार्ज स्केल पे वो हुआ था, बहुत चीज़ें क्या बोलते हैं, वो मॉडर्न हो गई थी। लिटरेचर, आर्ट, एवरीथिंग, सोच तक, हर चीज़ क्वेश्चनिंग लोग करने लगे थे, बहुत लोग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिनेसांस। ये नहीं कि आज कुछ हुआ, अगर 2 साल बाद कुछ वो चेंज हो गया तो रिनेसांस आ गया, नहीं, उसको रिनेसांस नहीं कहते हैं। ओके, रिनेसांस मीन्स रीबर्थ, पुनः जन्म। तो वहाँ पे आया था यूरोप में। अब यूरोप में भाई आया तो लोग अब मॉडर्न होंगे, लोगों की अब जो लाइवलीहुड है, लोगों की जो जीने की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज होगी तो लोग चीज़ें और ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना। पहले कम चीज़ें में वो उनका गुजारा हो जाता था, अब वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे। अब वो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेडर्स बनेंगे लोग, ऑक्यूपेशंस लोग स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त मेनली क्या होता था, ट्रेडिंग ही होती थी, लोग ट्रेड करते थे मेनली। तो क्या हुआ कि ये जो ट्रेडिंग हो रही थी, इन लोग का जो ट्रेड हो रहा था यूरोप से लेकर इधर से, ट्रेड जो हो रहा था वो 15th सेंचुरी AD के आसपास वो ट्रेड बंद हो जाता है। ट्रेड हो रहा था, ऐसा नहीं कि रिनेसांस आया तभी ट्रेड स्टार्ट हुआ, हो रहा था पहले से भी। इधर यूरोपियन कंट्री से इंडिया, इधर सब देश है जो इंडोनेशिया, ये सब से ट्रेड हो रहा था। लेकिन 15th सेंचुरी के पास में ये जो रूट था इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक जगह है इस्तांबुल, तुर्की में है इस्तांबुल। तो उस एरिया को कैप्चर कर लिया था ओटोमन एम्पायर में। ओटोमन एम्पायर ने उसको एरिया को कैप्चर कर लिया था, ओटोमन ने। ठीक है, उतना एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि ओटोमन ने कैप्चर किया था। ठीक है, तो उतना ध्यान मत रखना। 15th सेंचुरी के आसपास ये इस एरिया को, जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, उस वक्त कहते थे, इस्तांबुल जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, तो उस एरिया को कैप्चर कर लिया ओटोमन्स ने कैप्चर कर लिया 15th सेंचुरी। अगर एक्यूरेट पूछे तो 1453 में इसको कैप्चर कर लिया था। ओके, तो अब ये रूट बंद हो गया, तो अब भाई यहाँ पे रिनेसांस भी आ गया है, तो अब तो चाहिए रूट, अब तो रूट चाहिए। लोग का ट्रेड और भी बढ़ गया तो रूट चाहिए। तो अब ये लोगों ने रूट खोजना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ से एक भाई साहब निकलेंगे, वो है कोलंबस।
कोलंबस ये तो निकला था इंडिया का रूट खोजने के लिए, लेकिन ये पहुंच गया यूएस से। पता है सबको कि कोलंबस आया था इंडिया लेकिन पहुंच गया यूएस से। तो फिर बाद में जाके यूएस से भी कॉलोनी बनती है ये सब यूरोपियंस की, मेनली वही ब्रिटिशर्स की। फिर यहाँ से वास्को ड गामा भी आया था पोर्तुगीज। तो फिर वो आया इधर से इधर, यहाँ पे अफ्रीका में एक एरिया, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पता ही होगा ये मैप में। इस रास्ते के थ्रू फिर यहाँ पहुँचा कौन, वास्को ड गामा। और यहाँ पहुँचा कैलिकट में, यहाँ पहुँचा वो कैलिकट में उसका वेलकम किया। वहाँ का एक रूलर था जेमोरिन, उसने यहाँ पे कैलिकट में वास्को ड गामा का वेलकम किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे कैसे आए। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से, पोर्तुगीज से। तो सबसे पहले इधर कौन आ रहा है, पोर्तुगीज आ रहा है। सबसे क्यों आया था इंडिया, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, स्पाइसेस के लिए आया था। लेकिन ऐसे लोग क्या कहते हैं कि वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज की। इंडिया की खोज वास्को ड गामा ने नहीं की, इंडिया ऑलरेडी था, इंडिया पहले से ही था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ पहले ट्रेड नहीं हो रहा था ट्रेड। ओके, इंडिया में ऐसा वास्को ड गामा वहाँ से पहले से, बहुत पहले से ट्रेड हो रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया से ही, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इंडोनेशिया से ही, ऐसे कहा जाता है ना कि इंडिया में स्पाइसेस के लिए आए थे, लेकिन इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि इंडिया से भी ज़्यादा स्पाइसेस, मसाला सब कहाँ है, इंडोनेशिया में है। तो जैसे डच हो गए, तो ये लोग को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लोग आए थे इंडिया में, लेकिन इन लोगों को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इन लोग का मेनली यहीं से चलता था ट्रेड, इंडोनेशिया से। ठीक है, तो पोर्तुगीज ने, वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज नहीं की, वास्को ड गामा ने इंडिया के रूट को खोज की है। कि पहले इधर से आ रहे थे, बीच वाला रास्ता बंद हो गया, तो भाई इधर से अब जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है, बस रूट को खोज की है। ओके, तो केम टू इंडिया फॉर स्पाइसेस। कब आया ये वास्को ड गामा, इधर कैलिकट कब पहुंचा, 20 में 1498। इसको याद रखना, 20 में जरूरी नहीं है, लेकिन 1498 याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। कौन आया, वास्को ड गामा आया। केम टू कैलिकट, किधर आया, कैलिकट इधर में आया था, कैलिकट पहुंचा इधर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले आया। और वहाँ पे रूलर था, उस वक्त कैलिकट में रूलर था जैमोरिन, तो उसने वेलकम किया। उस वक्त कैलिकट का रूलर था जैमोरिन, इसको भी ध्यान रखना। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर सी रोड टू इंडिया। इधर से जो सी रोड जा रहा था उसको सी रूट, लैंड रूट पता। फर्स्ट फैक्ट्री कब सेटअप किया गया पोर्तुगीज का, 1501 में कैलिकट में। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री। और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप किया गया, इंग्लिश का आ जाएगा तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है। तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप किया गया, 1498 में, जब आया था तभी 1498 में आया था ये, अरे तभी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया गया, वो कंपनी। अब फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया गया 1501 में। ठीक है, और उसके बाद आता है वास्को ड गामा, फिर चला गया, फिर वापस आता है वास्को ड गामा, ऐसा नहीं है वापस आता है, लेकिन फिर उसकी यहीं पे डेथ हो जाती है, फिर वापस कभी वापस जा नहीं पाता है, कभी उसकी यहीं डेथ हो जाती है इंडिया में। खैर उसको इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ही याद रखना, 1498 में वो आया था। ओके, उस वक्त रूलर था जैमोरिन। कहाँ आया था, कैलिकट में आया था। फिर यहाँ से जब वो गया था वापस वास्को ड गामा, तो वहाँ से सामान लेके गया था वो, ऐसा नहीं है, सामान लेके गया था। फिर वहाँ जाके उसको 60% एक्स्ट्रा पे बेचा था, 60% प्रॉफिट लगा के उसको बेचा था, बहुत मुनाफा उसको हुआ था। तभी सभी लोग देख के फिर आए थे कि अरे बाबा इतना सारा प्रॉफिट कर रहा है, जाना पड़ेगा इंडिया। ठीक है, तो ऐसे। और एक वैसे बता देते हैं वास्को ड गामा कौन से शिप से आया था, तो शिप का नाम था साओ गैब्रियल। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, लिख लेना बस, ऐसा ध्यान अगर पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन वैसे एग्जाम में आ नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, साओ गैब्रियल। ठीक है, चलो, अरे साओ गैब्रियल। उसके बाद अब ये तो खत्म हो गया इसका कहानी। एक चीज और देख लो यहाँ पे कि एक ट्रीटी होती है स्पेन और पोर्तुगीज के बीच में, उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स। ठीक है, ये होती है 1494 में। देखो वास्को ड गामा इधर आया 1498 में आया, तो उस वक्त ना यूरोप में दो ही इंपॉर्टेंट पावर्स थे, एक तो पोर्तुगीज था, दूसरा स्पेन था। तो दोनों के बीच में था कि अब दोनों पावरफुल है भाई, दोनों यहीं आ जाएंगे तो फिर दोनों के बीच में तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना।
तो इसलिए दोनों ने एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस, ट्रीटी की 1498 में, और बोला कि इस ट्रीटी में ये था कि भाई पोर्तुगीज़ वाले तुम इधर जाओ ईस्ट की तरफ जो कि इंडिया वाले पार्ट में आ जाएगा, और स्पेन वाले तुम वेस्ट की तरफ जाओ जो कि अमेरिका वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी की कि हम दोनों एक तरफ ही नहीं जाएंगे, हम दोनों पावरफुल हैं, हम दोनों एक तरफ ही जाएंगे, दोनों के बीच में ट्रेड के लेके सब बैटल्स होंगे, तो इससे बढ़िया ट्रीटी करो, तुम इधर जाओ हम इधर जाएंगे, दोनों एक दूसरे के एरिया में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस यही था। उसके बाद 1505 में वास्को ड गामा के बाद फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया आता है। फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया जो कि फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया बनता है। ओके, और इसने यहाँ पे आके क्या इंट्रोड्यूस किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कि कहते हैं कार्टेज सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं कार्टेज सिस्टम। तो इसमें क्या था, ये एक टाइप ऑफ अ ट्रेड लाइसेंस है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, टाइप ऑफ अ ट्रेड लाइसेंस है। देखो यहाँ पे अरबियों ने यहाँ पे रास्ता बंद कर दी थी इन लोग का। ठीक है, तो अब इसने फ्रांसिस्को ने सोचा कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद हो गया है, तो अब ये जो हम रास्ता निकाले हैं, अब ये लोग इधर से ना ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पे एक लाइसेंस लगाते हैं कि अगर कोई भी अगर शिप इधर से जाएगा, ओके, अपार्ट फ्रॉम पोर्तुगीज का शिप को छोड़ के कोई भी अरब का शिप इधर से जाएगा तो हम उस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, तो उस पर टैक्स लेने के लिए टाइप ऑफ ट्रेड लाइसेंस था, ये टैक्स देना पड़ेगा तुमको, और इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ऐसे कि टैक्स ऐसे देना पड़ेगा। ओके, फिर आता है 1509 में, बस इसको इतना ही याद रखो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया। इसको कैसे याद कर सकते हो, अल्मीडिया में मीडिया लो। अब मीडिया क्या होती है, मीडिया कहीं भी कुछ भी अतरंगी चीज़ दी जाती है, कुछ भी दी जाता है, मीडिया वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। तो एक जगह ब्लू वाटर देखा, अब ब्लू वाटर तो अब नॉर्मल चीज़ हो गई, ब्लू वाटर, तो मीडिया वहाँ पे पहुँच गई ब्लू वाटर में। ठीक है, ओके, अब ब्लू वाटर में कार देखा तो इसे कार से भी रिलेट कर लेना। अब आता है 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अल्फांसो डी अल्बुकर्की आता है, ये कैप्चर करता है गोवा को 1510 में और एबॉलिश करता है सती को। ये इंपॉर्टेंट है कि कब कैप्चर करता है, 1510 में। कौन करता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्की। तो कुछ याद करो, ये नाम कुछ तो सुना सुना लग रहा है। केडीआर के टाइम पे कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्पायर, तुलवा डायनेस्टी, कृष्णदेवराय, याद आया। केडीआर ने अल्बुकर्की को क्या बोला था कि तुम फोर्ट बना सकते हो, उसको परमिशन की थी कि तुम फोर्ट बना सकते हो। कहाँ, भटकल में, भटकल में फोर्ट बना सकते हो। भटकल क्या था, पोर्ट साइट था, पोर्ट साइट थे, बहुत सारे पोर्ट्स थे, पोर्ट साइट था एक, और पोर्ट साइट उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू ही ट्रेड हो रहे हैं भाई, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही वो। और पोर्ट्स के लिए ही विजयनगर एम्पायर बहमानी के बीच में ऐसे बैटल्स होते रहते थे। तो केडीआर को हेल्प किया था ये अल्बुकर्की ने बहमानी को हराने में, केडीआर को हेल्प किया था। ठीक है, बहमानी को हराने में किसने हेल्प किया था, अल्बुकर्की ने हेल्प किया था। तो इसी की वजह से केडीआर ने इसको गोवा दे दिया था, गोवा इसको दे दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ कि कैप्चर्ड गोवा 1510 में उसको मिल गया था। ओके, इसने अबॉलिश किया सती को फिर, और उसने कैपिटल कहाँ रखा अपना, कोचिन। कैपिटल इसने कहाँ रखा, अल्बुकर्की ने अपना कोचिन रखा। और फिर उसके बाद आता है नूनो दे कुन्हा, इसको सिर्फ कुन्हा पढ़ो। आता वो एक पोर्तुगीज गवर्नर होता है। 1513 में कैपिटल को इसने फिर कोचिन से शिफ्ट कर दिया गोवा। ठीक है, इसने अपना कैपिटल कोचिन रखा, इसने अपना कोचिन से शिफ्ट किया गोवा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया कोचिन से गोवा, तो कुन्हा ने शिफ्ट किया था। ओके, फिर मराठास ने कैप्चर किया 2 पोर्तुगीज टेरिटरीज को इसी के टाइम पे, ये कुन्हा के टाइम पे। एक तो सलसेट था, एक बसैन था। 1739 में। इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान थोड़ा सा रख सकते हो इतना कि सलसेट और बसैन जो था वो पोर्तुगीज का साइट था, पोर्तुगीज के अंदर ये टेरिटरी आती थी, तो इतना ध्यान रख सकते हो बस। ठीक है, पोर्तुगीज ने क्या इंट्रोड्यूस किया इधर, तंबाकू और कैश्यू नट्स इधर इंट्रोड्यूस किया। ये अपना नहीं है, इधर का नहीं है, इंडिया का ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है, ये पोर्तुगीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, पोटैटो, टमाटो ये सब उसने ही लाया है, पपाया भी उसने ही लाया है, पोर्तुगीज ने ही लाया है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी पोर्तुगीज ने ही इधर बनाया था गोवा में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 में बनता है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा में पोर्तुगीज ने बनवाया। ठीक है, और कुछ इसमें बचा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, अल्बुकर्की को ही रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ऐसे पोर्तुगीज में सब लाया, तो वैसे सब आया तो था अल्मीडिया, ओके, एज ए वाइसराय के रूप में, लेकिन इसको रियल फाउंडर इसको कहा जाता है, रियल फाउंडर।
अब कुन्हा के बाद कौन आएगा? कुन्हा के बाद आता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे लिख सकते हो, कुन्हा के बाद आता है अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा, वो डी सूजा से याद कर सकते हो, रेमो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा आता है उसके बाद। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि इसके बाद कौन आया था। तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ ट्रिक्स की। यहाँ तक मतलब तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, 1498 डायरेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले आ रहा है तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ही। फिर इसमें मीडिया से रिलेट तो करवा दिया, सबसे पहले मीडिया आया, ऐसे कर लेना, सबसे पहले मीडिया आया, फिर मीडिया, हाँ मीडिया बुर्खा पहन के आया, इसमें बुर्खा निकालना, इसमें से बुर्खा, मीडिया जो था वो बुर्खा पहन के आया, तो ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा, मीडिया बुर्खा पहन के आया, ओके, और ताकि अपने आप को छुपा के पता नहीं चले, और बुर्खा में पता नहीं चल रहा था कि कौन है, तो कुन्हा से कौन है, बुर्खा में एक दूसरे को पूछ रहे थे कौन है, ओके, पता नहीं चल रहे थे कौन है वो। उसके बाद फ्रांसिस्को डिसूजा, फिर पता चला रहे वो तो डिसूजा है, ओके, ऐसे देखा था डिसूजा ये मीडिया बन के आ चुका है, ओके, तो ऐसे कर लेना। फिर आते हैं डच जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उनको कहते हैं डच। ठीक है, तो डच लोग इधर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश किया? 1602 में, और फर्स्ट फैक्ट्री अपना कब सेटअप किया? 1605 में। ठीक है, 3 साल बाद ही। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में, जो कि प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश है। वैसे मसूलीपट्टनम का ऐसे मछलीपट्टनम इसका नाम था, लेकिन अंग्रेज ने इसको मसूली बोल के इसको मसूली बना दिया, वैसे इसका नाम मछलीपट्टनम था। ठीक है, तो वैसे देखो ये तुरंत ही इनका खत्म कहानी हो गया, इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ खास इंटरेस्टेड थे नहीं इंडिया से ट्रेड करने में, इनका इंटरेस्ट था इंडोनेशिया से ट्रेड करने में। ओके, यहाँ पे इंडोनेशिया से इनको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड था ये लोग वहाँ से ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह वहीं से लोग ट्रेड करते थे, तो इंडिया में इनको कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। ओके, इसलिए हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब आते हैं इंग्लिश ब्रिटिशर्स। अब ये ओके 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना इधर, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इधर बन गया। 1600 में इनको एक रॉयल चार्टर मिला, रॉयल चार्टर एक रॉयल फरमान ऐसे कह सकते, रॉयल ऑर्डर मिला ऐसे, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ट्रेड करने का इनको दे दिया परमिशन कि तुम ट्रेड करो, सिर्फ तुम ही यूरोपियंस में से सिर्फ तुम ही ट्रेड करो, जाओ ऐसे। तो ऐसा वाला इनको परमिशन मिल गया फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन से टू ट्रेड इन इंडिया। ओके, तो इसी को बोलते हैं रॉयल चार्टर। कब मिला? 1600 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। 1608 में ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। 1608 में विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में, पता ही है विलियम हॉकिंस आता है। इसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया जहांगीर को। किसने दिया? विलियम हॉकिंस ने। ऐसा सोचा कि थोड़ा सा दे देते हैं इनको, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मलाई लगाना ऊपर से, ऐसा तो मान जाएंगे, तो माना नहीं जहांगीर ने। पता ही होगा जहांगीर ने क्या कहा, इसको दिया नहीं। इसको बोला मनसब लोगे, तो उसको मनसब दे दिया, 400 का मनसब दे दिया था इसको। फिर इसको दिया नहीं, इसको परमिशन दिया नहीं। ठीक है, इंग्लिश खान का टाइटल दिया किसने? विलियम हॉकिंस ने। इस चीज़ को ध्यान रखना। और विलियम हॉकिंस कौन से शिप से आया था? हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन शिप से आया था। फिर 1611 में बैटल ऑफ सवाली होल होता है सूरत में, यूके और पोर्तुगीज़, इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के बीच में। इसको हम फिर से देखेंगे, तो इसको यहाँ पे स्किप कर दो। बैटल ऑफ सवाली होल, इसको हम फिर से देखेंगे। जितने भी बैटल्स लड़े ना इंग्लिश यहाँ पे आके, तो उसको हम देखेंगे। ठीक, फर्स्ट फैक्ट्री किधर, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री इसने सेटअप की कहा? मसूलीपट्टनम में, वही आंध्र प्रदेश वाला। वो टेम्पररी बेसिस था, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की इंग्लिश वालों ने, ब्रिटिशर्स ने, जो कि परमानेंट था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही जगह हम याद करने वाले हैं, पूरा भी पढ़ रहे हैं। तो एक मसूलीपट्टनम, एक सूरत, यही दोनों जगह पे लोग आए थे ज़्यादा फैक्ट्री पे अपना स्टैब्लिश, यही दोनों जगह पे किया इन लोगों ने। 1615 में थॉमस रॉय आता है। विलियम हॉकिंस को तो मिला नहीं, तो थॉमस रॉय आया भाई जहांगीर के कोर्ट में। आप जहांगीर इसको भी ऐसे दिया कुछ कि ले लो भाई, मान जाओ कुछ चीज़ से। फिर थॉमस रॉय माना नहीं, समझ गया जहांगीर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको परमिशन देना ही पड़ेगा, परमिशन लेके ही जाएगा ही। तो जहांगीर के कोर्ट में आया थॉमस रॉय 1615 में। फिर इसको ट्रेडिंग राइट का ऐसा परमिशन मिल गया, ठीक है, थॉमस रॉय को। फिर 1717 में, ये तो चीज़ तो पता ही होगा, फरमान दिया गया था यूके को, ब्रिटिशर्स को। फर्रुखशाह ने इसको दिया था, याद है लेटर मुगल्स हम जब पढ़ रहे थे तो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि फर्रुखशाह ने दिया, जहांगीर ने दिया, इतना ही नहीं, और भी लोगों ने इनको परमिशन दे दी थी। जैसे कि बंगाल के एक सूबेदार थे अजीम शान, उन्होंने भी जमींदारी दे दी थी
बंगाल की सूबेदार थे जिमचा, उन्होंने भी जिम्मेदारी दे दी थी ये ब्रिटिशर्स को, तीन जगहों की जिम्मेदारी दे दी थी, सुल्तानी, गोविंदपुर, कलिकटा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो कि ऐसे से दे दी थी, ठीक है। 1639 में एक चीज़ और है, 1639 में ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया था लीज पे, मद्रास मिल गया था लीज पे मिला था, मद्रास लीज पे मिल गया था किसको? ब्रिटिशर्स को, यूके, ठीक है, इंग्लिशमैन को। और कौन दिया था लीज पे? मद्रास को लीज पे दे दिया था 1639 में। किसको दे दिया था? ब्रिटिशर्स को। किसने दिया था? राजा ऑफ चंद्रगिरी ने, राजा ऑफ, राजा ऑफ चंद्रगिरी ने दे दिया था, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा ने को दे दिया था। चलो अब आते हैं डेन्स, अब आएंगे इधर डेन्स। जो डेनमार्क के लोग हैं उनको बोलते हैं डेन्स, और ये भी कुछ खास इंटरेस्टेड थे नहीं इंडिया से ट्रेड करने में, तो इनके भी बारे में कुछ पढ़ना नहीं हमें। 1620 में इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया ट्रैंक बार में, जो कि तमिलनाडु में है। पहला फैक्ट्री इन्होंने सेटअप किया। और डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1616 में, तो 4 साल बाद इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद सब आ गया भाई, अब आ गया लास्ट फ्रेंच। फ्रेंच अब आएंगे। 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया सूरत में, ठीक है। अब देखेंगे एक्सपेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। उससे पहले थोड़ा सा और फ्रेंच के बारे में देख लेते हैं कि इनको और कहाँ कहाँ इन्होंने अक्वायर किया। एक तो सूरत इनके अंडर में आया, दूसरा कि एक चंदेर नगर है, चंदेर नगर जो कि है बंगाल में, वो भी फ्रेंच के ही अंडर था, वो एरिया भी फ्रेंच के ही अंडर था, ठीक है। जिसको इसको शाइस्ता खान एक मुगल सूबेदार है, उसको इसने दे दिया था, फ्रेंच को दे दिया था वो चंदेर नगर वाला एरिया, ठीक है। कि तुम यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर लो चंदेर नगर में। फिर और भी जगह है जैसे माहे है, वो सब बाद में देखेंगे, चलो ठीक है, बस इतना याद रखो। 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया सूरत में। एक्सपेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, अब देखेंगे हम कि देखो अब मेनली तो सबको पता है कि यहीं पे ब्रिटिशर्स से रहेंगे, तो भाई आप सबको जाना है, आप कैसे सबको भेजता है, सबको कैसे हटाएगा इधर से रास्ते से। तो अब देखो 1611 में अभी देखा ऊपर ना, तो वही है 1611 में बैटल ऑफ सवाली या फिर सवाली होल होता है, सूरत में होता है। किसके साथ होता है? पोर्तुगीज और यूके, पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स के साथ होता है, जिसमें पोर्तुगीज को हरा देता है और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाता है। अब यहाँ से पोर्तुगीज की कहानी खत्म। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो गया था, मतलब कहीं कहीं थे, लेकिन ऐसे मेनली उनका कहानी खत्म हो गया था। 1759 में बैटल ऑफ चिनसुरा होता है, बिदेरा या फिर हुगली, तीनों एक ही नाम है। बैटल ऑफ चिनसुरा, बैटल ऑफ बिदेरा, बैटल ऑफ हुगली, हुगली रिवर के पास होता है बंगाल में, इसलिए इसका नाम है। जिसमें डच और ब्रिटिशर्स के बीच में ही होता है, जिसमें डच को हराता है और इसमें ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। डच के साथ एक और लड़ाई होती है, ये तो यूके के साथ अभी हुई है, डच के साथ एक और लड़ाई होती है 1741 में ही होती है, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होती है। उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ कोलाचेल, कोलाचेल या फिर ट्रैवनकोर, बैटल ऑफ कोलाचेल या फिर कोलाचेल, ठीक है, या फिर ट्रैवनकोर इसको कहा जाता है। और इसका नाम ऐसे बैटल ऑफ ट्रैवनकोर क्यों है? क्योंकि ट्रैवनकोर के राजा के साथ लड़ाई हुई थी, ट्रैवनकोर के राजा के साथ 1741 में लड़ाई हुई थी, डच और ट्रैवनकोर के राजा के साथ। और ट्रैवनकोर के राजा उस वक्त कौन होते हैं? मार्तंड वर्मा। और डच वालों को मार मार के कूट देते हैं एकदम, ठीक है, पिटाई बहुत करते हैं डच वालों को। तो लेकिन डच वाला फिर भी नहीं ऐसा सुनता है, मना कर रहे होते हैं, मत करो तुम यहाँ काम मत करो फैक्ट्री सेटअप, लेकिन सुनता नहीं है। फिर इसको ब्रिटिशर्स लोग इसको फिर पूरा ही हरा देते हैं। अब आते हैं कर्नाटिक वॉर्स। देखो ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को हटा दिया रास्ते से, डच को हटा दिया, डेन्स कुछ खास इंटरेस्टेड थे नहीं इधर, बच गया फ्रेंच। अब ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मतलब एज कम्पेयर टू और सबके कंपैरिजन में फ्रेंच को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था इधर। तो अब इसको भयंकर से इसको हटाएगा, इसको लड़ाई भयंकर वाली होगी इसके साथ, कर्नाटिक वॉर होती है, ठीक है, फ्रेंच के साथ। ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में ये वॉर होगी। और टोटल 3 कर्नाटिक वॉर होती है, जो कि 1744 से लेकर 1763 तक ये तीनों वॉर चलेगी। और लास्ट में फ्रेंच फिर हार जाते हैं, उसके बाद फिर
ऑफिशियली, फिर इधर ब्रिटिशर्स, फिर पूरा इधर ऐसा कॉलोनी बनाएंगे फिर धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेंच यहाँ से चले जाता है, रहेंगे यहाँ पे, अब कहाँ रहेंगे बताएंगे। तो ये जो वॉर था कर्नाटिक वॉर, ये ऐसा नहीं था कि यहाँ यहीं पे स्टार्ट हुआ था, ये 7 साल पुराना वॉर था, मतलब 7 साल से वॉर चली आ रही थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, लेकिन और भी तो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ चली आ रही थी, या फिर मेन जो यूरोप में है वहाँ चली आ रही थी ये वॉर, और पहले से 7 साल तक चल रही थी, और इसको फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई वही वॉर, फिर कह सकते हो एक तरीके से एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंशन कह सकते हो, एक्सटेंशन, ये इस वॉर का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये वॉर चल कहाँ रही थी, वहाँ ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन इसको कहते हैं, ओके। तो ये समझ आ गया कि 7 ईयर्स का वॉर का एक्सटेंशन है ये। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इधर होता है 1744 से लेकर 1748 तक, याद है, याद करने का ये इंपॉर्टेंट है डेट ये सब, ओके। और ये वॉर खत्म होती है, एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले, एक्सला-चैपले के ट्रीटी से ये वॉर एंड होती है। और इस वॉर में जीतता कौन है भाई, तो फ्रेंच लोग ऐसे जीत जाते हैं, और यूके ब्रिटिशर्स लोग इसमें हार जाते हैं, ओके। तो इसमें होती है फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले, और इस चीज़ को याद रखना है कि कौन से वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले हुआ था, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में, ओके। चलो फिर होता है सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 तक, और 1749 में बैटल ऑफ अंबुर होता है भी। सिर्फ देखो इसी वॉर के बीच में से बहुत सारे वॉर ऐसा हो रहे हैं, बैटल ऑफ अंबुर इसको कहा गया 1749 में। अब देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, अब यहाँ वॉर हो रही है भाई, फ्रेंच और यूके के बीच में हो रही है वॉर, तो यही दोनों तो नहीं होंगे ना, ये लोग भी किसी यहाँ के जो रीजनल रूलर्स होंगे उनसे हेल्प लेगा, ये भी हेल्प लेगा। तो ये अंबुर उसी में से एक रूलर का नाम है, और यही हार जाता, और इसी हार जाता है ये, तो इसी के नाम पे ये बैटल ऑफ अंबुर नामी नाम पर है, ठीक है। तो उतना ध्यान रखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो फ्रेंच और यूके के बीच में लड़ाई हुई थी, और 1749 में बैटल ऑफ अंबुर कहते हैं। बहुत इसका पीछे का बहुत लॉन्ग स्टोरी है कि बैटल ऑफ अंबुर इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे कैसे हुआ, तो उतना एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है नहीं। 1751 में सेज ऑफ आर्कोट, आर्कोट सेज कर ले गए 1751 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1754 में ये बैटल अब देखो खत्म हो रहा है, तो खत्म हो गया कौन से ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ ये बैटल खत्म होता है, ओके। अब आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कि लास्ट है, 1754 से लेकर 1763 तक ये होगा, और इसको बैटल ऑफ वंडी वाश भी कहते हैं, जो कि 1760 में ही हुआ था, बैटल ऑफ वंडीवर्स। और इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि बैटल ऑफ वंडीवर्स कब हुआ था, 1760 में। और ये जो वॉर होती है वो एंडेड होती है विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस के ट्रीटी से एंड होती है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। ये ट्रीटी हुई कहाँ थी, पेरिस में हुई थी, 1763 में हुई थी, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और ये दोनों जो वॉर हुआ था फ्रेंच और यूके के बीच में, तो इसमें जो फ्रेंच का जो गवर्नर जनरल था वो था डुप्ले, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाले में चेंज हो जाएगा, इसको बुला लिया जाता है, फिर दूसरा कोई आता है, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्स लेड बाय थर्ड कर्नाटिक वॉर में एरिकूट, और फ्रेंच फोर्स लेड बाय काउंट, स्पेलिंग गलती हो गई, COUNT, काउंट दे लैली, लैली को ऐसे कूट के ब्रिटिशर्स फिर ऐसा भगा नहीं दिए, मतलब ऐसा हटा दिया सब कुछ। फिर बोले कि भाई देखो तुमको सिर्फ हम देते हैं एक जगह रूल करने का, मतलब रूल नहीं, तुमको सिर्फ देते हैं एक जगह ट्रेड करने का, वो है पौंडीचेरी। तुम यहाँ पे बैठ के चुपचाप यहाँ पे अपना ट्रेड करना, जो करना करो। कर्नाटिक वॉर किधर हो रहा था, इधर में हो रहा था पूरा, ठीक है। तो इधर पौंडीचेरी इसको मिल गया फ्रेंच को, तो इधर अपना ट्रेड जो करना करो। तो यहाँ पे पौंडीचेरी होता है, फिर इधर आंध्रा वाले एरिया में यमन आता है, ये भी पौंडीचेरी का ही है। फिर इधर वाले एक एरिया में कड़ैकल है, सब ये पता ही होगा, कड़ैकल है। फिर केरला वाले एरिया में माहे है। और ये चारों जगह पे 1 2 3 4 ये चारों है ना, यमन, पौंडीचेरी, कड़ैकल, माहे, चारों जगह पे फ्रेंच को कहा जाता है कि तुम इतना जगह में ही रहो और भाई लड़ाई वड़ाई मत करना, शांति से इधर रहना तो रहो। 4 जगह, इसलिए 4 जगह को पौंडीचेरी का पार्ट कहा जाता है, ओके, क्योंकि पौंडीचेरी वाला पार्ट ही मिला था फ्रेंच को। समझ में आ गया भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया देखो। और फिर यही ट्रीटी कहाँ गई, यही ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 में हुआ, और इससे जो 7 साल का वॉर चला आ रहा था इन लोगों का फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, फिर वो ख़त्म हो गया।
एंडेड ऑफ 7 years वॉर, 7 साल का वॉर जो चला रहा था, यहीं आके फिर थर्ड कैनेटिक वॉर होकर फिर ये वॉर ही खत्म हो गया पूरा, वहाँ भी खत्म हो गया जहाँ हो रहा था, और इंडिया में तो खत्म हो ही गया। ओके, ये क्या है, ये बस एक मैंने लिस्ट तैयार कर दिया है ये सारे का, कि कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कब इनका फर्स्ट फैक्ट्री लगा, कब लगा, तो वो है बस। 1498 में पोर्तुगीज आए थे, इस्टेब्लिश किया था अपना पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ, कैलकट में लगा, और फर्स्ट फैक्ट्री कब लगा, 1501 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बना। कहाँ पे इन्होंने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, मसूलीपट्टनम में। कब किया, 1605 में। डेंस 1616 में, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फैक्ट्री ट्रैकनबार में। और कब सेटअप हुआ फैक्ट्री, 1620 में। यूके 1600 में, फिर अपना फर्स्ट फैक्ट्री परमानेंट वाला सूरत में किया 1613 में। फ्रेंच 1664 में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया, और कब सेटअप किया, 1668 में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ट्रिक सब देख लेती हूँ, कहाँ कहाँ ट्रिक की ज़रूरत है। चलो 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 चलो, इसमें ट्रिक नहीं है, जैमोरिन कर लेना। कैसे करोगे, कैलिकट जैमोरिन कर लेना डायरेक्ट। अरे कट करके ऐसा कुछ भी, ब्रेड को ऐसा कट करके जाम लगा रहे हैं, जाम वही उसे कर सकते, कट करके जाम लगाया। फिर मीडिया में तो करवा दिया ये पूरा सीक्वेंस। टम्बैको कैश ये सब करवा दिया। डच, नीदरलैंड, मसूलीपट्टनम, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम हॉकिंस, ये सब पहले से करवा रखा है। इंग्लिश खान, विलियम हॉकिंस के बाद ये सब आया। फर्रुखसियार में बता ही दिया था कि एफ से फरमान, एफ से फर्रुखसियार, याद रखना। फिर इसको कैसे याद करोगे, पोर्तुगीज के साथ ये वाली लड़ाई हुई थी, तो याद कर सकते हो। गीज वो से याद करते हो, गीज जो ऐसे होल में रहती है, होल में से घुस गई, ऐसे कुछ ऐसे रिलेट करना, पोर्तुगीज। ओके, या फिर मामा जी से करना, वास्को ड गामा मामा जी से, कुछ भी। ओके, और इसमें चिंसुरा, बिदेरा, हुगली, डच। एक कर लिया तो फिर एक तो अपने आप हो जाएगा ना, ये भी तो होता है। कर्नाटक में तो याद ही करना। मैंने तो इसको ऐसे पता है कैसे याद किया था, कर्नाटक वॉर 48, 54, 63, तीनों का लास्ट ऐसे लिख के रख लिया था। 48, 54, 63, 48, 54, 63, ऐसे कंटिन्यू बोला 48, 54, 63। तो अब ये याद हो गया वैसे करके। 70, 51 इसमें थोड़ा देख लेते हैं। आरकोट से याद करो, आरकोट में ए आता है, एक नंबर पे आता है, तो एक 70, 51 एक नंबर पे आरकोट। वो देखते ही वही मेरा क्लिक ही किया था, तो मैंने इसलिए वैसे कर लिया। और फिर वॉश में कर सकते हो, वॉश इसको हिंदी में पढ़ो 60 वॉश, एक ही साउंड कर रहा है। कूट तो करवा दिया। इसमें कैसे कर सकते, इसमें ठीक है, इसमें तो क्या ही है। तो यहाँ तक में ख़त्म हो गया है। ओके, और यहाँ तक में कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। और इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद ये देखो यहाँ सबको इन लोग को तो हटा दिया। अब यहाँ के जो रीजनल स्टेट्स बचे थे उसको हटाएगा अब इंग्लिश, उसको मतलब उसको अपने अंडर में करेगा सब कुछ, तभी तो कॉलोनी बनाएगा। तो वो हम देखेंगे कल से कि कैसे वो सब को करता है। ओके, तो यहाँ तक में ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई भी ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।